हेलो बच्चा लोग, चल रहा था चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स और आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ NCERT प्रॉब्लम्स के बारे में। हालांकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है इसका, इसलिए इसका NCERT कराना इतना आसान नहीं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें। लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल्स को मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा। आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कीजिए और प्लीज़ 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 कॉपी पर ज़रूर नोट कीजिए। और स्पेशली वो छात्र जो अब तक मेरे टच में नहीं हैं, ध्यान दीजिए आप बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे टच में नहीं है प्लीज़ वो कंप्लीट करें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई रह जाए आपका, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ NCERT न्यूमेरिकल्स का। वो न्यूमेरिकल्स का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए NCERT का, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, ठीक है बात। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आपका। तो पहला सवाल आपके लिए 4.1 एक्सरसाइज का 4.1 सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप। निम्न विक्रियाओं में वेग व्यंजकों से इनकी कोटि और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात करनी है। कुछ वेग व्यंजक दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है 3NO, इससे बन रहा है N2O, और इसके लिए बोला हुआ है उसने वेग इज इक्वल टू K NO का स्क्वायर, ये बोला हुआ है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं, CH3CHO, इससे बन रहा है CH4 + CO, और इसके लिए दे रखा है वेग इज इक्वल टू K CH3CHO का पावर 3/2। ये दो सवाल आपके सामने लिख दिए मैंने। 4.1 के 4 खंड हैं, उसमें से 1-2 खंड मैंने आपके सामने लिख दिए। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। आपको बताना है अभिक्रिया की कोटि क्या है और कोटि के साथ साथ बताना है वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि और कोटि के साथ साथ वेग स्थिरांक का इकाई। तो ध्यान दीजिए आप, कोटि निकालने का या तो सीधा सा तरीका होता है कि आपको कंसंट्रेशन चेंज पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन में चेंज कैसे हो रहा है वेग स्थिरांक के अकॉर्डिंग निकालते हैं। मैं 1-2 सवाल पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक आध वीडियो मैंने डाला हुआ है उसका। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो कैसे बताओगे विक्रिया का कोटि क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 चल रहे थे, यहाँ पे घात 2 लगा है। तो मैंने पहले ही बोला था इन संख्याओं का आपस में कोई संबंध नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि अभिक्रिया का वेग जिन घातों पर निर्भर करता है एक्चुअली वही कोटि होती है। तो वेग समीकरण से, वेग नियम से पता चल गया कि NO की 2 घात पर निर्भर कर रहा है। तो जब ये NO की 2 घात पर निर्भर कर रहा होगा तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। सिंपल सी बात। अब आपको क्या करना है, अब आपसे कह रहा है कि आप निकालिए इसके लिए रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, K = m/L का घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। इससे आप निकालिए 1 - n इंटू सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, m/L 1 - 2 और सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, m/L का पावर -1 और सेकेंड इनवर्स। और -1 को फिनिश करोगे तो आपका यूनिट क्या निकल के आएगा, यूनिट निकल के आएगा आपका, पलट दीजिए इसको -1 खत्म करना है तो पलट दीजिए, और पलटने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये इसका यूनिट हो गया। आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। इस सवाल पर ध्यान दीजिए। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, कितना हो जाएगा 3/2, और इसके अकॉर्डिंग भी आप यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यूनिट। तो ये है NCERT का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप इस पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इस पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने बुक को नीचे रख दिया है क्योंकि बुक के साथ में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है हिसाब किताब। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड, और आई थिंक ये एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन लेवल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वे से बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 2A + B से बन रहा है A2B। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2A + B से बन रहा है A2B। ये एक रिएक्शन लिखा है, 2A + B से बन रहा है आपका A2B। और क्या कह रहा है कि इसके लिए वेग बराबर K, इसके लिए दे रखा है वेग बराबर K, A का पावर 1 और B का पावर 2। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन मैंने पहले भी कहा था, आगे लगी हुई संख्या इस बात पे मैटर नहीं करती कि घातें भी इनके बराबर होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। घातें बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी, दोनों बातें हैं।
और ये जो होता है एक्चुअल में ये अभिक्रिया की कोटि बताता है। अगर मैं आपसे कहूँ इस अभिक्रिया की कोटि क्या है या वेग नियम क्या है, तो आप वेग नियम क्या बोलोगे? वेग नियम बोला जाएगा यहाँ पे इस अभिक्रिया का वेग ए की एक घात पर और बी की 2 घात पर डिपेंड कर रहा है। कोटि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हालांकि कोटि के बारे में बात नहीं कर रहा है। सवाल क्या कहता है? सवाल सुनिए आगे क्या कह रहा है। के का मान 2 × 10⁻⁻6, के का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ है मोल नहीं, मोल -2 लीटर स्क्वायर, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। चौथी कोटि का उसके अकॉर्डिंग मात्रा दिया है। कह रहा है प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी कैसा वाला? प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा औसत वेग और प्रारंभिक वेग से। यहाँ पे कह रहा है यदि एक की कंसंट्रेशन 0.1 मोल प्रति लीटर, 0.1 मोल प्रति लीटर और बी का कंसंट्रेशन चल रहा है आपका यहाँ पे 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, ये 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तो इस समय तो ये आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैंने इसका दूसरा स्टेप अभी नहीं बताया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ए का भी कंसंट्रेशन चल रहा है, बी का भी कंसंट्रेशन चल रहा है, रेट कांस्टेंट दिया है और आपको वेग निकालना है। तो मुझे लगता नहीं इस समय इसमें कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसको ध्यान दीजिए आप। देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेग। तो वेग बराबर मैंने कर दिया, के का वैल्यू लगाया 2 × 10⁻⁻6 इंटू ए का कंसंट्रेशन 0.1 और 0.1 का क्या कर दिया मैंने, सॉरी 0.1 की पावर 1 चल रहा है तो 1 ही करूँगा मैं, इंटू बी का कंसंट्रेशन 0.2, तो 0.2 का पावर कितना कर दिया मैंने, स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.1 इंटू 0.04, ये क्या हो गया आपका 0.04 हो गया। तो आप देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ 4 2 या 8 और पावर बढ़ा दे रहा हूँ तो 8 × 10⁻⁻9 और रेट का यूनिट हमेशा यही होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी आपका एक स्टेप, सवाल का एक स्टेप आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है इस चीज़ को सुनिए। सेकंड स्टेप में क्या बोला है आप इसको समझिए। कह रहा है कि वेग क्या हो जाएगा यदि ए की सांद्रता घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। अब कह रहा है ए की सांद्रता यदि घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए तो बताइए वेग क्या हो जाएगा। पहले सांद्रता कितना था, 0.1 था, अब घट के रह गया 0.06। अब कह रहा है वेग क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में ये, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ। पहले कंसंट्रेशन ए का इतना था, अब घटकर ए के कंसंट्रेशन इतना, बी का कंसंट्रेशन इतना, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सवाल किया और ये सवाल का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए का कंसंट्रेशन घट के 0.06 हो गया। ध्यान दीजिए, ए का कंसंट्रेशन घट के 0.06 हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर ए घटा है तो बी भी घटा होगा, ए घटा है तो बी भी घटा होगा। तो ए का कंसंट्रेशन तो आपको पता है बट बी का नहीं पता। तो पहला काम आपका ये होगा कि जब ए 0.06 रह गया है उस समय पर बी कितना रह गया और बी शेष कितना बचा, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर आपको पता हो। वियोजन की दर, उत्पादन की दर जब भी निकालनी होती तो हमको रेट इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, वेग समीकरण की जरूरत पड़ता है। उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे निकाल के लाएंगे, क्या निकाल के लाएंगे कि एक्चुअल में बी कितना कम हो गया। ए का कंसंट्रेशन हमें पता है, यदि ए इतना रह जाए तो बी कितना होगा, पहले अब ये चेक करते कैसे करेंगे। देखिए मैं इस इक्वेशन के लिए पहले वेग समीकरण बनाऊंगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, वेग इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए टू बी इज इक्वल टू डेल्टा टी। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगा। अब दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, ए का कंसंट्रेशन 0.06, 0.1 से 0.06 रह गया। देखिए ध्यान दीजिए बहुत। अब हमको करना क्या है, इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ।
0.06 शेष बचा है, 0.06 शेष बचा है। और यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं वियोजन की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो कितना वियोजित हो गया, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मैं यहां पे लिख देता हूं वियोजित मात्रा, यानी कितना वास्तव में वियोजित हुआ। 1 माइनस 0.06 कितना आएगा, 0.04। ये वियोजित हुआ है। 0.04 मात्रा खत्म हुई तो वियोजन की दर निकाल रहे हो। देखिए मैं क्या करूँगा, माइनस का 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू, मुझे क्या चाहिए, मुझे बी चाहिए, तो प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा कि वियोजन चल रहा है, माइनस होगा। तो देखिए इसका वैल्यू मुझे पता चल गया कितना है, ये है, इतना वियोजित हो रहा है 0.04। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान दीजिए आप, इसको माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू किसके हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.04 यानी 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये क्या आ गया, ये आ गया बी के वियोजन का दर, यानी जिस समय पर ए का 0.04 वियोजित हुआ है उसी समय पर बी का 0.02 वियोजित हुआ होगा। ये इसका मतलब यहाँ पे निकल के आया, बी का 0.02 वियोजित हो गया। अब ध्यान दीजिए हमको करना क्या है, ये हम लगाते हैं कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिए ए का कंसंट्रेशन बोला है 0.06, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हम बी का कितना लगाएंगे यहाँ पे, जब आपका ए का सांता 0.06 से रह गया तो बी का कितना रह गया, 0.02, नहीं गलत कह रहे हो आप, 0.02 तो वियोजित हो गया, खर्च हो गया, शेष कितना बचा, तो बी की शेष मात्रा, मैं तो इसीलिए बोला मैंने बहुत शानदार सवाल है और सवाल को 1-2 बार देखना जरूर आप। बी की शेष मात्रा कैसे निकालें, बी था कितना 0.2 माइनस 0.02 यानी 0.18, ये मात्रा बी का है, ये मात्रा ए का है। अब हम लोग फॉर्मूले में लगाएंगे, कैसे, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं इसको, देखिए रेट इजिकल टू के का वैल्यू हमको पता ही है, ये लगाएंगे, यहाँ से लगा रहे हैं हम लोग 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए का कंसंट्रेशन अब कितना लगाएंगे 0.06 लगाएंगे हम लोग, इंटू बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.18 और 0.18 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लिए, जो आ जाए वो आंसर। इतना सा खेल था। फिर समझिए सवाल को, एक बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसलिए इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा था ये। देखिए उनने पहले सीधा सीधा पूछा कि ए का कंसंट्रेशन इतना है, बी का कितना है, तो वेग क्या होगा, हमने निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन घट के यदि इतना रह जाए तो वेग क्या होगा, तो हमने क्या करा कि जब ए का कंसंट्रेशन घट रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि बी का कंसंट्रेशन भी घट रहा होगा। अब बी का कंसंट्रेशन घट के क्या हो गया, ये कैसे निकाले, इसके लिए हम लोगों ने वेग समीकरण उठाया, ए के वियोजन की दर निकाली, कैसे, इतना शेष बचा, पहले इतना था, इतना शेष बचा, तो वियोजित कितना हुआ, इतना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, इतना वियोजित हुआ, और बी के वियोजन की दर निकाल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हमको वियोजन नहीं चाहिए, जब ए इतना बचा तो बी कितना बचा। यहाँ पे क्या बात था कि 0.2 लेके चले थे और 0.02 वियोजित हो चुका है, तो बचा कितना 0.18, वैल्यू लगा दी, जो आ गया 1। ओके, तो ये था आपका सेकंड सवाल, एक बहुत ज़बरदस्त सवाल आपके लिए, इसे नोट जरूर करें आप लोग, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको क्योंकि मुझे सवाल कराने हैं और टाइम मेरे पास में कम है, 2 ही सवाल हुए हैं अभी तक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिए इस पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, 2NH3 प्लेटिनम की सरफेस पर होता है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल भी है याद रखने के लिए, याद रखिए आप इसको। और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और NH3 का पावर 0, क्योंकि ये 0 ऑर्डर बोल रखा है उन्होंने, आप 2 नहीं लगा सकते यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, N2 और H2 के उत्पादन की दर, यानी क्या पूछ रहा है, N2 और H2 का रेट ऑफ अपीयरेंस, उत्पादन का दर बताइए जब K का मान 2.5 × 10⁻⁴। K का वैल्यू दिया हुआ है, K इक्वल 2.5 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो दिया यूनिट, यही दिया हुआ है। चलिए, मैंने पहले भी बोला आपसे अपीयरेंस पूछ ले और डिसअपीयरेंस पूछ ले, वियोजन पूछ ले, उत्पादन पूछ ले, तो वियोजन की मात्रा की बात करो, उत्पादन की मात्रा की बात करो, तो एक ही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग,
वेग समीकरण का। तो पहले आप वेग समीकरण बना लीजिए, बाकी खेल बाद में खेलेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, माइनस का 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T इज इक्वल टू होगा प्लस का डेल्टा N2/डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस का होगा 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T। ये निकल के आया आपका वेग इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए, K का वैल्यू दिया है और क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछा है, किसका, इसका अपीयरेंस ऑफ N2 और अपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है। बट दिक्कत क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं है आपके पास, अमोनिया का डिसअपीयरेंस भी नहीं है आपके पास, तो ये कैसे निकालोगे, दिक्कत होगी ना, ये कैसे निकलेगा। अब हो गया समस्या, अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। कैसे, जरा इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। अगर इसका 0 चल रहा है तो ये टर्म्स तो 1 हो गया, यानी 0 ऑर्डर के लिए, इसीलिए मैंने 0 ऑर्डर को जोर ज़्यादा दिया। 0 ऑर्डर के लिए K जो होता है वो रेट ऑफ इक्वेशन के बराबर होता है, यानी रेट ऑफ इक्वेशन की जगह K को लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी हमको क्या निकालना है पहले, डेल्टा N2/डेल्टा T, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, यानी कितना होगा 2.5 × 10⁻⁻⁴। कोनो दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं हम लोग डेल्टा H2/डेल्टा T, बट इसके साथ में चल रहा है 1/3, और ये किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ये, तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा, इधर मल्टीपल में, तो क्या हो जाएगा 3 × 2.5 × 10⁻⁻⁴, 7.5 × 10⁻⁴, ये आंसर हो गए। वैसे एक बात और भी बता सकता हूँ मैं, यदि N2 का अपीयरेंस 2.5 है, ध्यान दीजिए, यदि N2 का अपीयरेंस 2.5 है तो H2 का अपीयरेंस 7.5 तो अपने आप ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप खुद चेक कर लीजिए, N2 की कंपेरिजन में 3 गुना बन रहा है हाइड्रोजन, तो N2 अगर 2.5 निकलेगा तो कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन 3.5 तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। बोलो माता रानी की जय। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। अगला कह रहा है कि डाईएथिल ईथर का जो अपघटन है उसके लिए वेग दिया हुआ है, डाईएथिल ईथर का अपघटन। तो मैं रिएक्शन डाल देता हूँ आपका, डाईएथिल ईथर C2H5O, C2H5, बड़े दिनों बाद रिएक्शन लिखने को मौका मिला, और क्या बना रहा है वो, CH4 बना रहा है, CO बना रहा है, H2O बना रहा है। CH4 बना दिया, CO बना दिया, H2 बना दिया, ये बना दे रहा है। और जो वेग दे रखा है, रेट दे रखा है, वो है K, और C2H5O, C2H5 का पावर 3/2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, शॉर्ट में बता रहा हूँ सवाल आपको ये कहना है कि यदि दाब आपका बार में चल रहा हो, यानी प्रेशर बार में चल रहा हो, और कह रहा है समय अगर मिनट में लिया जाए, तो आपको क्या करना है, वेग स्थिरांक का यूनिट बताना है, वेग स्थिरांक का यूनिट बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। कैसे करेंगे इसको, इस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो क्या करना है हमको, इस पर देखिए आप। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कंसंट्रेशन की जगह पर आप प्रेशर का यूज़ कर सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT के अकॉर्डिंग मैंने उसको बताया था आपको। ठीक है, तो अब आपको जब सीधा यूनिट निकाला, मैंने ट्रिक भी बता रखा है, रेट कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं। हम लोग यूज़ करते थे 1/L 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये यूज़ करा करते थे हम लोग। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उन्होंने बार बोला है तो आप बार लगा दीजिए 1 - 3/2, और सेकंड की जगह क्या लगा दो आप, मिनट इनवर्स लगा दो। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, बार कितना आएगा 1 - 3/2, यानी क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का 1/2 ये बच रहा है, और मिनट इनवर्स कर दो, बात खत्म। इतना सा खेल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना बात। चलिए अगला तो 4.5 कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट, फिजिकल स्टेट, ये सारे के सारे जो और एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगा, और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है वहाँ पर वेग भी बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेग ना बढ़े। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसके आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी अभिकारक के लिए कोई अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। तो एक द्वितीय कोटि का पहले एक इक्वेशन बना लीजिए, वेग इज इक्वल टू के, ए का 2 कर दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, 2a से बन रहा है प्रोडक्ट, ऐसे लिख दिया मैंने। ये संख्या मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। अब वो क्या कह रहा है, बताइए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा यदि कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, और कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए। 2 सवाल लगे हुए हैं। ये एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। इसमें बताना है कि कंसंट्रेशन को यदि 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, और कंसंट्रेशन को यदि आधा कर दिया जाएगा तो क्या होगा। 2 काम करने हैं आपको। कैसे करेंगे देखिए। इसे आप मान लीजिए इस समय इक्वेशन 5, यहाँ पे मैं इसको डाल दे रहा हूँ, वेग की जगह R1 लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन 5। अब कंडीशन देखिए, पहले बोला कि सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो R2 बराबर के सांद्रता का कंसंट्रेशन का 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 अपॉन 2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K अपॉन K, A का पावर 2 अपॉन 2A का पावर 2, यानी क्या बचेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 2, यानी R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R1, यानी पहले की कंपेरिजन में रेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा यदि आप सांद्रता को 2 गुना कर दोगे, बशर्ते सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, बशर्ते सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब उसने क्या कहा है कि यदि कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया जाए तो एक इक्वेशन और बनाते हैं, R2 इज इक्वल टू के 1/2 का पावर 2, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन 2, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K अपॉन K, और A का पावर 2 अपॉन A/2 का पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 ऊपर पहुंच गया, 2 का स्क्वायर, यानी R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन 4, यानी पहले की कंपेरिजन में चौथाई हो जाएगा। यदि कंसंट्रेशन को आधा करोगे तो रेट चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल में आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 कह रहा है वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया था, आपको याद हो, वेग स्थिरांक ताप से प्रभावित होता है, और ताप के बढ़ने पर वेग स्थिरांक हमेशा बढ़ जाया करते हैं। वेग स्थिरांक ताप के बढ़ाने पर हमेशा बढ़ जाते हैं, ये सत्य है। ठीक है बात। और कह रहा है आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हो, आप ध्यान रखिए, सक्रिय ऊर्जा से बता रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी से आप कैसे प्रदर्शित करोगे। तो याद रखिए, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के मध्य रिलेशन देने वाला केवल एक ही इक्वेशन है, वो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से संबंधित किया है। तो आपने वो इक्वेशन लिखनी है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, वो वाली इक्वेशन यहाँ पे आप लेके आएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है आपका कि 4.9 बता रहा हूँ पहले मैं आपको। एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है, मतलब ऐसा ही सवाल है, A के प्रति प्रथम कोटि और B के प्रति द्वितीय कोटि की है। कह रहा है बताइए यदि B की सांद्रता को 3 गुना कर दिया है तो वेग को क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल आप मुझे करके भेजेंगे और सबको भेजना है, सबको भेजना है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए। ठीक है, B की सांद्रता 3 गुनी कर दिया तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा दिया हुआ है A तथा B दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे फिनिश किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और भी फिनिश करूँगा आपके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मैं कल से एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपके लिए,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, एक नया चैप्टर आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि इससे पहले इस चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, कोई न्यूमेरिकल्स को करने का कोशिश कीजिए, तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छा पढ़ पाओगे। टाइम नहीं है हम लोगों के पास, मैंने पहले भी बोला था आपसे, इसलिए इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और नोट्स मुझसे चेक ज़रूर कराएँ। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।